अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 239। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज 10.22 फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। फोटोवोल्टिक सेल, द वर्ड फोटोवोल्टिक इज कंपोज्ड ऑफ फोटो एंड वोल्ट electrical potential. The cell which convert light energy into electrical energy is called photovoltaic cell. Principles of photovoltaic cells. The central principle based on operation of PV cell, photovoltaic cell, is the photovoltaic effect, which involves the generation of voltage and electric current in a material upon exposure to light. The photovoltaic effect involves the excitation of electrons from the valence band of the conduction band in semiconductors, facilitated by the energy from photon. This process is improved by the presence of a p-n junction which separate the electron and holes, creating a voltage that drives an electric current. Merits of photovoltaic cell as sustainable source of energy. Number 1, the photovoltaic effect continues as long as light is present, making it a sustainable matter for generating electricity. Number 2, a photovoltaic system is a renewable energy source that converts sunlight into electrical energy. Number 3, the photovoltaic system use the sun energy, making them a sustainable energy source that is independent of fossil fuels. छोटा सा टॉपिक है बेटे हमारे पास। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटोवोल्टिक सेल। व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल बेटे? आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पे एक नोट भी आ सकता है। दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक वर्ड जो है ये दो डिफरेंट वर्ड से जो है वो मिलके बना है। फोटो मीन लाइट एंड वोल्टिक, जो आपका वोल्टिक वर्ड निकला है ये निकला है वोल्ट से। वोल्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी कि दो वर्ड, एक फोटो और एक वोल्टिक, दोनों कंबाइन होके क्या इन्होंने बनाया? फोटोवोल्टिक वर्ड बनाया और फोटोवोल्टिक सेल हो गया। फोटो का मतलब मैंने क्या बताया आपको? लाइट बता दिया। वोल्ट का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो वो सेल जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। अब लाइट एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी भी हो सकती है, जो सन से आ रही है वो भी तो लाइट एनर्जी ही का सोर्स है ना। तो इसमें सोलर सेल भी आ सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये वो सेल्स हैं बेटे जो लाइट एनर्जी को पहले क्या करेंगे? स्टोर करेंगे और देन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, मैंने वैसे ही इन जनरल आपको कॉमन एग्जांपल बता दी लाइट एनर्जी की कि जो सबसे बड़ा सोर्स है लाइट एनर्जी का वो हमारे पास क्या आ रहा है? सन आ रहा है। ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी आ रही है। तो वो लाइट जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रही है बेटे? फोटोवोल्टिक सेल की मदद से। तो ये आपने वहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके फोटोवोल्टिक सेल की डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे? द सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो सेल जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। देन आपका आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से सारी यहाँ पे वर्किंग हो रही है, वो बेटे हम पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रिंसिपल जो बिहाइंड, अगर हम उसका ऑपरेशन देखें, पूरी वर्किंग देखें, यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब है वर्किंग, फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना यूज होता है बेटे दैट इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इसमें इन्वॉल्व होती है जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए मटेरियल अपॉन एक्सपोजर टू लाइट। जब किसी भी मटेरियल का, जो मटेरियल डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो हैं वो फोटोवोल्टिक सेल के लिए यूज होते हैं, तो इस मटेरियल का जब एक्सपोजर होता है लाइट पे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फिनोमेनास, बहुत सारे इफेक्ट जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और जनरली जो यहाँ पे चीज़ इन्वॉल्व होगी डेट इज जनरेशन ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फोटोवोल्टिक सेल जो हैं बेटे यहाँ पे वर्किंग जो हो रही होती है, बेसिकली क्या वर्किंग है? वो वर्किंग है इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ कंडक्टिंग बैंड। कंडक्टिंग बैंड जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, और ये जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ना, जो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स। कौन से यूज़ होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है बेटे इन सेल्स के अंदर, वो क्या होता है कि इन सेमीकंडक्टर्स जो मटेरियल्स हैं, यहाँ पे इनके वैलेंस जो बैंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। और ये एक्साइटेशन जो है ये किस तरह से फैसिलिटेट होगी? बाय एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम फोटॉन्स। फोटॉन्स पता है ना, एनर्जी लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। तो फोटॉन ही से जो है इनको एनर्जी मिलती है, और ये प्रोसेस जो है इसको इम्प्रूव किया जाता है किसके ज़रिए? बाय पी एन जंक्शन। जब हम लोगों ने, आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, आपने 9th और 10th में जो है सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, और सेमीकंडक्टर्स में हमने डिफरेंट टाइप के जंक्शंस पढ़े थे, पी एन जंक्शन, एन पी जंक्शन। तो ये उसी जंक्शन की बात हो रही है कि इस पूरे प्रोसेस को जो जहाँ पे एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इस पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है किसकी प्रेजेंस से? बेटे पी एन जंक्शन की प्रेजेंस से। और ये जंक्शन क्या करेगा? ये सेपरेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को और होल्स को, और क्या चीज़ क्रिएट करता है एज ए रिजल्ट? इसकी वजह से क्या चीज़ क्रिएट होती है? जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो क्या चीज़ क्रिएट होती है? वोल्टेज क्रिएट होता है। और फिर क्या होगा कि इस वोल्टेज से फिर आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व था। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, दैट इज मेरिट्स ऑफ फोटोवोल्टिक सेल एज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। नंबर 1 क्या है कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है ये कंटिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज आपके पास लाइट जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये एक बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। जैसे को अब आप लोगों ने अक्सर इसी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि हमारे पास कॉमन एग्जांपल इसकी है, सोलर सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के जो इन यूज़ हैं बेटे, वो सारे के सारे इन्हीं सेल्स के अंदर आते हैं। तो ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि लाइट आपके पास जो है उसकी प्रेजेंस रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी सोलर सेल की बात कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप के सोलर सेल जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जब तक सन रहेगा, लाइट रहेगी, तो इनका जो इफेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के आगे फर्दर बेटे फिनोमेना है, इतना ज़्यादा इन डिटेल में आपकी बुक में यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि जब तक लाइट रहती है बेटे, सोलर का इफेक्ट रहता है, तो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दूसरा यहाँ पे जो आपको मेरिट बताया हुआ है वो क्या है कि फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि आपने ये तो पढ़े हुए हैं ना कि डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक है रीन्यूएबल और एक है नॉन रीन्यूएबल। एक वो सोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, उनको जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे, अगर उनकी कंजप्शन ज़्यादा होती जाएगी तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम जितना भी ज़्यादा यूज़ करें तो वो ख़त्म नहीं होते। उनमें से एक कॉमन सोर्स क्या है हमारे पास? सन जो है वो कॉमन सोर्स है। तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये इसका सेकंड मेरिट हो गया। थर्ड की तरफ अगर हम आते हैं, वही बात है, बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है ये सन की एनर्जी को यूज़ करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा सस्टेनेबल एनर्जी में, और ये इंडिपेंडेंट होता है किसका? फॉसिल फ्यूल का। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है लाइट एनर्जी को। डिफरेंट टाइप के और फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि हम लोग और जिस तरह बहुत सारा, जैसे कोल है, अक्सर सोर्सेज ऐसे हैं हमारे पास एनर्जी के कि हम कोल को बर्न करके जो है वो एनर्जी यूज़ करते हैं, वो एनर्जी हमें मिलती है।
लेकिन इस केस में हमें ये एनर्जी यानी कि फोटोवोल्टिक सिस्टम जो हमारे पास सारी यहाँ पे जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमें फॉसल फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है बेटे वो इंडिपेंडेंट है फॉसल फ्यूल का। वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। और लाइट एनर्जी का सबसे बिग सोर्स क्या है, सन है। यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे जो हमें लाइट की मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो सन से मिल रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल हमने पढ़े, उनका प्रिंसिपल क्या है वो मैंने आपको बताया। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए किसके, फोटोवोल्टिक सेल के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 10.27 विंकलर मेथड BOD एंड DO। ठीक है, BOD कहते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, और DO कहते हैं हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को। ठीक है, ये एब्रीवेशंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Biochemical oxygen demand BOD is the capacity of organic matter in natural water to consume oxygen within the period of 5 days. The value of BOD is the amount of oxygen consumed as a result of biological oxidation of dissolved organic matter in the sample. The oxidation reaction is catalyzed by microorganisms which are already present in natural water. It is measured experimentally through Winkler method. By calculating the concentration of oxygen at the beginning and at the end of 5 days period in which sealed water sample is maintained in the dark at constant temperature at 25 degrees centigrade. Dissolved oxygen DO is defined as the amount of oxygen dissolved in water. It is dissolved either from the atmosphere or released by plant during photosynthesis in water. Its concentration is between 5 to 8 mg per decimeter cube. The minimum level of DO should be 5 mg per decimeter cube. Below 5 mg per decimeter cube, the water is supposed to be polluted. Dissolved oxygen DO and biochemical oxygen demand BOD have an inverse relationship as shown in figure 10.12. A bacteria consume oxygen in the water while decomposing organic matter. BOD increases leading to low dissolved oxygen DO level. Winkler method. Winkler method is a technique used to measure the amount of dissolved oxygen DO in water sample. It is based on the idea that dissolved oxygen DO in the sample solution has oxidizing properties and react with Ki. The amount of iodine formed is measured by titrating with sodium thiosulfate using starch as an indicator. We turn the solution dark blue, indicating the endpoint. The amount of iodine formed is proportional to the amount of dissolved oxygen in the solution. 3 यहाँ पे मेन हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, जनरली 3 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तीनों को अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और हम इनको डिफरेंट सेपरेट पढ़ेंगे। क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है विंकलर मेथड, फिर हमारे पास आ रहा है BOD एंड देन हमारे पास आ रहा है DO। पहले हम बात करेंगे बेटे BOD की। किसकी बात करेंगे हम लोग, BOD की। व्हाट इज BOD? BOD कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। B फॉर बायोकेमिकल, O फॉर ऑक्सीजन एंड D फॉर डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटे किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की कैपेसिटी है। क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की कैपेसिटी इन नेचुरल वाटर कि वो 5 दिन में 5 डेज में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, उस कैपेसिटी को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इज दैट क्लियर? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एज इट इज ही आपने याद करनी है। दोबारा बता देती हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटे कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की नेचुरल वाटर के अंदर। ठीक है, नेचुरल वाटर के अंदर कि वो कितनी ऑक्सीजन जो है विद इन 5 डेज जो है वो कंज्यूम कर सकता है। उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की कैपेसिटी को हम कहते हैं BOD। और जो वैल्यू होती है BOD की वो क्या है बेटे, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम।
और वो ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम होती है? वो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक मैटर जितने भी डिसॉल्व होते हैं बेटे, वो उन सब की क्या होती है आपको पता है? ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या मेजर हो रहा होता है? यहाँ पे मेजर हो रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिएक्शन होंगे बेटे, ये किसकी वजह से होंगे? कौन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा होता है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो रहे होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं नेचुरल वाटर के अंदर, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या प्रोसेस कर रहे होते हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। और ये मतलब ये क्या कर रहे होते हैं? ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस परसेंटेज को, इस चीज़ को हम लोग कैसे, जो ऑक्सीडेशन पूरा रिएक्शन हो रहा है और जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है बेटे, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं एक टेक्निक से, एक मेथड से। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? विंकलर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंकलर मेथड कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और विंकलर मेथड से हम सिंपली क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो मेजर करते हैं एट द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्ट में भी पहले मेजर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एट द एंड ऑफ। पहले मैंने आपको बताया ना कि टोटल टाइम पीरियड वहाँ पे कितना है? 5 डेज का टाइम पीरियड है। तो 5 दिन से पहले, 5 डेज से पहले, यानी कि बिल्कुल एट द बिगनिंग जो है वो कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे। उसके बाद जब 5 डेज कंप्लीट हो जाते हैं बेटे, 5 डेज का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, देन दोबारा जो है उसी सैंपल की, जो वाटर सैंपल हमने लिया था जिसका पहले हमने मेजर किया था ऑक्सीजन, उसी का 5 डेज के बाद दोबारा से जो है वो ऑक्सीजन चेक की जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री होना चाहिए। और वो मेथड जिससे हमने ये कंसंट्रेशन मेजर की, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? विंकलर मेथड कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमने पढ़नी है, जिसको मैंने भी रीड आउट किया था, डेट इज DO। व्हाट इज DO? डी को मतलब होता है डिजॉल्व, ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो DO का मतलब क्या हो गया? डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। वो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? DO, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये डिजॉल्व होगी या तो एटमॉस्फेयर में से, या ये वो ऑक्सीजन होगी जो प्लांट ने रिलीज की थी। और प्लांट आपको पता है कब रिलीज करते हैं ऑक्सीजन? ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हुई है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ सकती है? एटमॉस्फेयर से भी आ सकती है और प्लांट से भी आ सकती है। प्लांट इसको रिलीज करते हैं जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि DO जो हम पढ़े हैं, इसकी कंसंट्रेशन बेटे कितनी होती है? 5 to 8 mg/dl होगी। हमारे पास यहाँ पे मिनिमम लेवल आ गया है। और मिनिमम लेवल कितना आपको बताया हुआ है? 5 mg/dl बताया है। और इस मिनिमम लेवल से अगर लेवल फर्दर जो है वो बिलो हो जाए तो क्या तस्वुर किया जाता है कि ये जो वाटर है ये क्या हो गया? ये पोल्यूटेड हो गया। इसमें अब मिनिमम लेवल जो DO का है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है बेटे, वो और ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी उतना वाटर जो है उसको सपोज किया जाएगा कि वो उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे हमने BOD पढ़ा और हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? DO पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे आपको सिंपली बताया हुआ है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और BOD, हमने 2 चीज़ें भी पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा DO और एक हमने पढ़ा BOD, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों की जो अगर हम रिलेशनशिप देखें तो इन दोनों की इन्वर्स रिलेशनशिप है। बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वाटर के अंदर, और जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसकी BOD जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से DO जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक ग्राफ भी दिया हुआ है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें,
ये रिलेशनशिप हमें बताई हुई है, ये देखो इधर देखो, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दिखाई है बेटे किसकी, BOD की और DO की। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ये डायरेक्शन भी उसकी शो की हुई है, ठीक है। ये आप ग्राफ देखो, ऊपर से ये नीचे आया है, ये नीचे होता था फिर ऊपर चला गया है। दिस इज क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। और ये जो डॉटेड लाइन में आपको ग्राफ नजर आया जो नीचे से स्टार्ट होता हुआ फिर नीचे आ गया, ये क्या है, BOD। अब आप देखो, जब इसका ग्राफ ज़्यादा था तो इसका ग्राफ लो था, अब जब इसका ग्राफ हाई हुआ तो इसका ग्राफ क्या हो गया, लो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो DO है और जो BOD है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डेट इज इनवर्स, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान में एक बढ़ता है तो एक कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया। लास्ट में आपके पास आता है विंकलर मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विंकलर मेथड बेटे क्या चीज़ है। विंकलर मेथड एक टेक्निक है, ऐसी टेक्निक जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि DO को वाटर सैंपल से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के वाटर सैंपल हैं, कोई भी जिसको भी आपने चेक करना है, ठीक है। तो जो वाटर सैंपल है जब उसकी हम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि DO जो मेजर करेंगे ना, उसकी DO मेजर करने के लिए जो टेक्निक, जो मेथड हम यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रही होगी ना बेटे, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विंकलर मेथड। क्या कहते हैं, विंकलर मेथड कहते हैं। और विंकलर मेथड का जो यहाँ पे आइडिया है, जो यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी भी सैंपल सोल्यूशन में उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। यानी कि इस मेथड का आपको बताया गया, विंकलर मेथड में बेसिकली क्या होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि जो DO है, हमने कहाँ से लिया, हमने वो तो सैंपल सोल्यूशन जो हमारे पास वाटर का सोल्यूशन था वहाँ से हमने लिया, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। अमाउंट ऑफ आयोडीन जो फॉर्म होगी जब रिएक्शन होगा KI के साथ यानी कि पोटाशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ आयोडीन बेटे फॉर्म होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं बाय टाइट्रेशन। आप लोगों ने 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया था ना टाइट्रेशन का, वही मेथड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। टाइट्रेशन करेंगे इसकी किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ यूजिंग स्टार्च। यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होगा, आपको पता है टाइट्रेशन के मेथड में हमेशा हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और इस टेक्निक में, इस मेथड में जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो कौन सा होगा, स्टार्च होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जब हम इंडिकेटर इसके अंदर डालेंगे तो इस सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। और जब कलर डार्क ब्लू आता है वही उसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। तो अमाउंट ऑफ आयोडीन जो फॉर्म होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको बताई टेक्निक। कौन सी टेक्निक, विंकलर मेथड क्या होता है, विंकलर मेथड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। विंकलर मेथड हमने क्या पढ़ा था कि ये वो टेक्निक है जिससे हम लोग DO यानी कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी भी वाटर के सैंपल में मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंकलर मेथड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी भी सैंपल सोल्यूशन का, उसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। आयोडीन जो फॉर्म होती है उसको हम मेजर करते हैं बाय टाइट्रेशन, बाय टाइट्रेटिंग, ठीक है। किसके साथ टाइट्रेशन करेंगे, विद सोडियम थायोसल्फेट। और यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो कौन सा होगा, स्टार्च होगा। एंड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ब्लू होगा। और इस तरह से ये मेथड सारा का सारा जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेटे हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन सा, मैंने आपको BOD पढ़ाया, मैंने आपको DO पढ़ाया, और मैंने आपको इन द एंड क्या पढ़ाया, विंकलर मेथड पढ़ा दिया। ये हमारा इस चैप्टर का बेटे लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था, इजी था। बहरहाल इस चैप्टर में बेटे हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी, अगर आपको याद हो। एक हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के सेल पढ़े थे हमने। यहाँ पे आपके पेपर में अक्सर जो है वो डिफरेंस आता है इन दोनों का। अगर आप लोग बुक के पीछे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर बेटे, यहाँ पे मैंने आपको दो डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ाए थे। एक हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉमन एग्जांपल उसमें हमने गैल्वेनिक सेल की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाए थे मैंने आपको।
और अगर पीछे यहाँ पे आओ तो हमने पढ़े थे आपके पास ये आए थे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपकी बुक में आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है, वो आपने राइट करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी इन दोनों के डिफरेंसेस राइट करवाने लगी हूँ, ताकि अगर पेपर में इनके डिफरेंसेस आएँ तो बेटे वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि वहाँ पे आप इजीली जो है वो डिफरेंसेस राइट करके आओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल्स। हम इन दोनों सेल्स के जो हैं वो डिफरेंस राइट करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ जो है ये डिफरेंस राइट करो बेटे, और इसको आपने अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है अच्छी तरह से, और इसको आपने अपने एग्जाम्स के लिए जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस एज यूजुअल, हमेशा की तरह जिस तरह से हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। मैंने दो कॉलम ड्रॉ किए मैंने यहाँ पे। एक पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटे, और एक साइड पे हम क्या मेंशन कर लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दोनों सेल मैंने आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करके बेटे एक्सप्लेन किए थे। अभी हम इनके डिफरेंसेस राइट करेंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं डिफरेंसेस लिखवाऊंगी यहाँ पे, आप लोग मेरे साथ साथ ये सारे के सारे डिफरेंसेस राइट करो। नंबर 1 यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a system that can produce बेटे electrical energy through spontaneous taneous chemical reaction, ठीक है। फुल स्टॉप, ठीक है। ये होगी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोलिटिक cell is a type of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही की टाइप है ये, ठीक है। सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड to create a chemical reaction, क्लियर, फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। अब हम राइट करेंगे सेकंड डिफरेंस। सेकंड में आप लिखेंगे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड chemical energy is converted into electrical energy. फुल स्टॉप। इस केस में हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. Number 3, do not
need external energy sources. एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपका क्या आ जाएगा, इट नीड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। क्लियर है बेटे। थर्ड हमारा क्या हो गया, डू नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप क्या लिख लेंगे, इट नीड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 डिफरेंस की तरफ। नंबर 4 पे आप राइट करेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। नंबर 5 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्लियर। और इस केस में हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर passed from the battery to cathode, and then the electrons enter the anode through the electrolytic solution. Clear? इसके अलावा बेटे एंड पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ इसकी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आती हैं, जनरली बैटरीज, डिफरेंट टाइप की बैटरीज जो हैं वो सारी की सारी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएंगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कॉमन एग्जांपल क्या है, प्योरीफिकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लो, प्योरीफिकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, PLATING। क्लियर हो गया। ये कुछ नोटिसेबल यहाँ पे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको राइट करवा दिए, ये आपने याद करने हैं। जो ईजीएस्ट मुझे लगे थे वही मैंने लिखवाए हैं, तो मैं एक दफ़ा इसको रिकॉल कर देती हूँ, सारा रीड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। Electrochemical cell, and this is electrolytic cell. Electrochemical cell is a system that can produce electrical energy through spontaneous chemical reaction. यहाँ पे spontaneous जो है chemical reactions होते हैं और electric energy जो है produce होगी हमारे पास। जबकि इस केस में ये ऐसा सेल है जहाँ पे
केमिकल एनर्जी वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू क्रिएट केमिकल रिएक्शन। नंबर 2 पे मैंने क्या लिखा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, यानी कि दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे का। नंबर 3 में मैंने क्या लिखा, डू नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज। इनको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं इनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हैं दे नीड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज, इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, फ़ौरन हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिएक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो होंगे। फिर नंबर 5 में मैंने क्या लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन्स आर पास फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहाँ पे जो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की वो एनोड से कैथोड की तरफ होती है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर पास फ्रॉम बैटरी टू कैथोड एंड देन इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एनोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सारा एक बड़ा एक फेज आता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो हैं वो पास होंगे, बैटरी से जाएंगे कैथोड की तरफ, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ एंटर होते हैं, कहाँ से होते हुए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से होते हुए। लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स लिखवाई। इसकी एग्जांपल हमने क्या लिखी, बैटरीज और डिफरेंट टाइप की बैटरीज जितनी भी इन जनरल यूज़ हो रही हैं, और यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल मैंने क्या लिखवाई, प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। इसी के साथ बेटे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।